भारत में अभी जो आजकल चुनावों को लेकर जो फर्जीवाड़े के ऊपर जो बातचीत चल रही है, क्या उस परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पर ऐसे चुनाव कई बार हो जाते हैं जो कानूनी तौर पर स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में वो निष्पक्ष नहीं है। जहां पर किसी का एक नकली वोट किसी के असली वोट को कैंसिल कर सकता है, राजनीतिक पैसों से पर्दे के पीछे प्रभाव खरीदा जा सकता है और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से हो सकता है जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा ही नहीं हो। और सबसे डरावनी बात, यह सब कुछ कानून की सीमा के तहत हो रहा है। आज हम बात करेंगे भारत की चुनाव प्रणाली की वे छुपी हुई 5 कानूनी दरारें जो चुपचाप हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला रही हैं। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम यह भी जानेंगे कि भारत को अपने चुनाव को सुरक्षित करने के लिए कौन सी तात्कालिक सुधार करने चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं है, यह एक संवैधानिक आदेश है। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975 सुप्रीम कोर्ट के केस में माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 324 क्या प्रोवाइड करता है, यह बताता है कि चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाने की शक्ति है। इसी के साथ साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 में चुनावी अपराधों से निपटने के लिए प्रावधान है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या बड़ी है। समस्या यह है कि जो कानूनी ढांचा है वो पूरी तरह मजबूत नहीं है। पुराने प्रावधान, कमजोर प्रवर्तन और कानूनी खामियां ऐसी जगह बना रही है जहां से नतीजे पलट सकते हैं। आज हम समझेंगे 5 सबसे बड़े गंभीर कानूनी समस्याएं जो भारत के जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हैं उनको खतरे में डाल रही है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खतरे की बात कर रहे हैं, और वो छोटा खतरा नहीं है, वो सबसे बड़ा खतरा है। और वो है सबसे बड़ा खतरा वोटर लिस्ट में हेरा फेरी का खतरा और प्रतिरूपण या फिर फर्जी वोट डालने का खतरा। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने यह मुद्दा और विपक्षी पार्टियों ने यह मुद्दा बढ़ चढ़कर उठाया है। कुछ अपनी तरीके से उन्होंने कुछ दस्तावेज भी पेश किए हैं और कहा है कि फर्जी वोटिंग हो रही है, हो चुकी है। देखिए, जो ये सबसे पहला और बड़ा खतरा है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, फर्जी वोटरों का। पहला खतरा क्या है? मतदाता सूची में हेरफेर और नकली वोट डालना, जिसे कि हम पर्सोनेशन एट इलेक्शन का अपराध कहते हैं। अगर मतदाता सूची में एक भी फर्जी नाम हो तो वह 1 पर्सन 1 वोट यानी कि एक व्यक्ति एक मतदान के सिद्धांत पर सीधा प्रहार है। ऐसा समय जब हम एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, उस समय पर जब जो हमारे संविधान ने एक सिद्धांत लेट डाउन किया था कि एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार है, वो सही से अनुपालन नहीं हो रहा है, तब ऐसी स्थिति के अंदर क्या एक देश एक चुनाव सही से उसका अनुपालन हो पाएगा? अगर मतदाता सूची में एक भी फर्जी नाम है तो वो एक देश एक मतदान के सिद्धांत, एक पर्सन एक मतदान के सिद्धांत का सीधा नुकसान कर रहा है। और यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है उसके अंदर जो कानूनी प्रावधान है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इस पे महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है वो धारा 172 भारतीय न्याय संहिता की है, जो चुनावों में प्रतिरूपण यानी कि पर्सोनेशन, फर्जी वोट डालने को अपराध बनाती है। मतलब कोई किसी और के नाम पर वोट डाल रहा है। और धारा 174 वो इसके लिए सजा के प्रावधान करती है, जो 1 साल तक की सजा, उसके साथ साथ फाइन और उसके साथ साथ या फिर दोनों भी लग सकते हैं।
और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराएं 31 और 32। चुनावी सूची तैयार करते समय गलत अगर कोई घोषणा कर दे या फिर बूथ लेवल ऑफिसर BLO द्वारा जानबूझकर लापरवाही की जाती है तो उसके लिए यहां पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 31 और 32 की जो धारा है उसके अंदर प्रावधान किए गए हैं। मगर यहां पर कानून फुल प्रूफ नहीं है, कानून में कुछ कमजोरियां भी हैं। कानून में क्या कमजोरी है? कानून में यह कमजोरी है कि जो हेरफेर है, फर्जी वोटिंग है या मतदाता सूची से में कुछ चेंजिंग करनी है वो काफी आसान लगती है। राजनीतिक लोग बूथ लेवल ऑफिसर से मिली भगत कर आसानी से नाम हटवा सकते हैं और नकली नाम जुड़वा भी सकते हैं। और अगर कोई पकड़ा जाए तो पहले तो उसके खिलाफ पूरा मुकदमा चलना चाहिए। आपको यह भी पता है कि सालों तक मुकदमे चलते हैं और सालों तक मुकदमे जब अगर दोष सिद्ध भी हो जाए तो उसके बाद सजा के प्रावधान कितने हैं? या तो मैक्सिमम 1 साल की सजा होगी और वो भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, या फिर कुछ फाइन लग सकता है या फिर दोनों लग सकते हैं। मतलब सिर्फ फाइन से भी बरी हो सकता है जब दोष सिद्ध हो जाएगा पूरा मुकदमा चलने के बाद। और इसके साथ साथ कमजोर प्रवर्तन के साथ साथ ज्यादातर मामलों में सिर्फ जुर्माना ही लगता है, सजा बहुत कम मिलती है, सजा तो ना के बराबर ही मिलती है। दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जो संस्थागत जवाबदेही है उसकी बुरी तरह कमी है। मतदाता सूची में बड़ी गलतियों पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं के ऊपर गलती ढाप दी जाती है और कानून के अंदर भी BLO लेवल के ऑफिसर के ऊपर यह ड्यूटी लगाई गई है, उन्हीं की लायबिलिटी फिक्स की गई है। मगर यहां पर इसका वास्तविक असर क्या है वो और ज्यादा अहम हो जाता है। नकली वोट सिर्फ गिनती बिगाड़ते नहीं हैं, वे करीबी मुकाबले में नतीजा पलट भी सकते हैं। हमारे लोकतंत्र में कुछ हजार अवैध वोट देश का इतिहास बदल सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम दूसरे खतरे की तरफ बढ़े चुनावों पर, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी चुनावों से पहले मतदाता सूची में अपना नाम चेक किया है? कमेंट में बताइएगा कि आपने अपना नाम पाया या आपका नाम मिसिंग हुआ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से। अब बात करते हैं अगले खतरे की जो हमारे चुनावों पर है, वो है अपारदर्शी राजनीतिक फंडिंग। अपारदर्शी राजनीतिक फंडिंग की बात करें तो यह बहुत बड़ा खतरा है। पैसों की ताकत, लोकतंत्र पर पैसा, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं। अगर कानूनी संदर्भों की बात करें तो 2024 से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए असीमित गुमनाम चंदा दिया जा सकता था राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन 2024 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि यह मतदाताओं के अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। अब मगर फिर भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म हो गई है, उसके बाद भी राजनीतिक चंदे को लेकर समस्या अभी भी जारी है। वो क्यों जारी है? रीजन ये है कि जो भी पॉलिटिकल फंडिंग आती है, जो भी राजनीतिक चुनावों को पार्टियों को चंदा आता है, उसमें घोषणा की कमी है। राजनीतिक दलों को अभी भी रियल टाइम मतदाता जानकारी या दानदाता जानकारी करने की बाध्यता नहीं है। जो राजनीतिक दल हैं वो अभी बाउंड नहीं है कि जैसे ही उनके पास कोई चंदा आया वो तुरंत ही इंफॉर्मेशन दे, इसकी कोई उनके ऊपर बाध्यता नहीं है। जबकि विदेशी फंडिंग का भी रास्ता खुला हुआ है। FCRA में संशोधन से पहले अवैध दान को भी पिछली तारीख से वैध कर दिया गया था। और तीसरी बात, उम्मीदवार के चुनावी खर्च पर तो सीमा है, लेकिन राजनीतिक दल के चुनावी खर्च पर कोई भी सीमा नहीं है। दल के लिए कोई भी खर्च सीमा नहीं है, केवल उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा है, राजनीतिक दलों के लिए नहीं है। इसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर क्या असर पड़ रहा है? पैसा उम्मीदवार चयन, प्रचार और मीडिया नैरेटिव को प्रभावित करता है। जहां ज्यादा पैसा होगा वो उम्मीदवार अपनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट चलवा देता है। सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से एडवर्टाइजमेंट करवा देता है
और सब कुछ अपारदर्शी तरीके से। पारदर्शिता के बिना चुनाव एक मार्केट प्लेस बन जाता है, न कि समान अवसर वाला मैदान। अब बात करते हैं चुनावों पर मंडराते तीसरे बड़े खतरे की, और वो तीसरा बड़ा खतरा है सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप। चुनाव में फायदा लेने के लिए कई बार राज्य की शक्तियों के इस्तेमाल के भी आरोप लगते हैं। संवैधानिक और कानूनी ढांचे की बात करें तो इस पर जो सबसे पहली चीज है वो है आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन ये एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये स्टैट्यूटरी नहीं है जिसे चुनाव आयोग लागू करता है। और उसके साथ साथ धारा 170 भारतीय न्याय संहिता की, जो एक ऑफेंस बनाता है, चुनावों में अगर कोई किसी को रिश्वत दे तो वो अपराध बनाता है। इसके साथ साथ धारा 171 भारतीय न्याय संहिता की, जो चुनावों में अनुचित प्रभाव यूज करने को भी एक अपराध बनाता है। मगर कमजोरी है कहां? भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी प्रावधान है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है। कमी कहां है, दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि जो ये आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है चुनावों का, आदर्श आचार संहिता, इसका कोई वैधानिक दर्जा नहीं है। उल्लंघन पर सजा तभी होती है जब वह किसी अन्य अपराध से मेल खाए। राज्य संसाधनों का भी कई बार दुरुपयोग देखने को मिलता है, जैसे सरकारी विज्ञापन, पुलिस अफसरों का इस्तेमाल आधिकारिक काम के नाम पर किया जा सकता है। अब इसका महत्व क्या है और क्यों यह जरूरी है? जब सत्ताधारी दल टैक्स पेयर के पैसे से प्रचार कर सकते हैं तो विपक्ष की आवाज दब जाती है। चुनाव तकनीकी रूप से स्वतंत्र हो सकता है लेकिन निष्पक्ष नहीं। अब बात करते हैं भारतीय चुनावों पर मंडराते चौथे खतरे की, और वो चौथा खतरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अधूरा पालन। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के डिसीजंस का अधूरा पालन। ये कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को साफ रखने के लिए समय समय पर महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। जैसे केस है पहला आपका PUCL बनाम भारत संघ 2003 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह कहा गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को जानना मतदाता का अधिकार है। इसी के साथ एक और केस है लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 सर्वोच्च न्यायालय, जहां पर यह बोला गया था कि दोष सिद्धि विधायक और सांसद की तुरंत अयोग्यता होनी चाहिए। एक और केस है कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार 2015 सुप्रीम कोर्ट, जहां पर यह बोला गया कि शैक्षिक और आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना पड़ेगा जो भी किसी कैंडिडेट का है। मगर आप बोलेंगे कि सर यहां समस्या क्या है? आपने जजमेंट तो बता दी, समस्या यह है कि ये सुधार कागज पर तो हैं लेकिन अमल जो है वो कमजोर है या पूरा नहीं है। गंभीर आपराधिक मामले वाले जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते रहे हैं, क्योंकि मुकदमे सालों तक खींचते हैं। जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी तब तक दे आर अलाउड टू फाइट द इलेक्शंस। अब बात करते हैं जो पांचवा खतरा है चुनाव स्वतंत्र चुनावों पर, वो है चुनाव आयोग की सीमित शक्तियां। हालांकि अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की शक्ति देता है, लेकिन व्यवहार में बात करें तो यह संसद की मंजूरी के बिना बाध्यकारी नियम नहीं बना सकता। इसका कोई स्वतंत्र अभियोजन तंत्र नहीं है। अफसरों की पोस्टिंग, ट्रांसफर पर सरकार का प्रभाव बना रहता है। अधिक स्वतंत्रता और वैधानिक शक्तियों के लिए चुनाव आयोग का रोल एक सीटी के बिना रेफरी जैसा हो सकता है। ध्यान से सुनिए अभी मैंने क्या बोला। अधिक स्वतंत्रता और वैधानिक शक्तियों के बिना चुनाव आयोग का रोल एक सीटी के बिना वाले रेफरी का हो सकता है। तो अब आगे चलते हैं और विश्लेषण करते हैं और कि क्या सुधार होने चाहिए, किन तात्कालिक सुधारों को अभी करने की जरूरत है, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। भारत को सच में फ्री और फेयर
चुनाव यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कानूनी सुधार करने होंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता को वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। उल्लंघन पर स्पष्ट दंड होना चाहिए और इसके साथ साथ मतदाता सूची की सटीकता पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संस्थागत रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। रियल टाइम फंडिंग खुलासा अनिवार्य होना चाहिए राजनीतिक दलों के द्वारा दानदाता की पहचान के साथ साथ, और गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को के ऊपर जैसे ही चार्जशीट दायर हो जाती है उनको चुनाव लड़ने से अयोग्य कर देना चाहिए। और इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, जैसे कि हमारे संविधान के अंदर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को है, कैग के पास है। अब हम अपने अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखिएगा कि लोकतंत्र जो है ना, एक दिन में नहीं टूटता, वो धीरे धीरे कानून दर कानून, खामी दर खामी क्षीण होता रहता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ वोट लड़ने की क्रिया नहीं है, चुनाव लड़ने की क्रिया नहीं है, या वोट डालने की क्रिया नहीं है, ये भरोसे की भी बात है। और अगर कानून उस भरोसे को टूटने दे तो इसे सुधारने की जिम्मेवारी किसकी है? वो जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है, क्या किस बात से शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक। जिम्मेदारी हमारी है कि मतदाताओं, नागरिकों और भविष्य के वकीलों और जजों के रूप में हमें ये सुधार लाने चाहिए। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये कंप्लीट होता है। अगर आप मानते हैं कि भारत को मजबूत चुनावी कानूनों की जरूरत है तो कमेंट में लिखिएगा रिफॉर्म नाउ, अभी सुधार करिए। और अगर आप न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके परीक्षा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ संविधान की आत्मा बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। क्योंकि याद रखिएगा, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975 का सर्वोच्च न्यायालय का वो जजमेंट, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।